हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू डियर ऑल। स्टैंडर्ड 10 भैया हम लोग प्रॉब्लम सेट 5 स्टार्ट कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक देख लिया है। हम इस वीडियोस में 5.1 और 5.2 पे बेस्ड सम देख रहे हैं। अब भैया आता है नेक्स्ट पार्ट जिसमें से 9th और 10th तो है ओमिटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें। क्या है वो जरूरी बातें? नंबर 1, अ पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, जबकि रेक्टेंगल में तो ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं जैसे कि पैरेललोग्राम में होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में भैया और एक चीज होती है कि उनके डायगोनल्स भी होते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं रोम्बस की। तो रोम्बस में ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन ये बात तो स्क्वायर में भी होता है, लेकिन स्क्वायर में अलग क्या होता है? स्क्वायर में उनके डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बच्चों ये जरा ध्यान रखिए रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। पैरेललोग्राम में भी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे, रेक्टेंगल में भी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे, लेकिन रेक्टेंगल में आपको ये भी देखना होगा कि क्या डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। बात करें रोम्बस स्क्वायर की तो उनके भी ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बस स्क्वायर में क्या हो जाता है कि डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके अलावा आपने कुछ बातें सीखी थी कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर, और अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल हो तो ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये बेसिक बातें बच्चों आपने ऑलरेडी सीखी हुई हैं इन 5.1। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ध्यान रखिएगा 8, 9, 10 जो हैं वो 5.3 पर बेस्ड हैं, तो फिलहाल 5.3 तो इस साल ओमिटेड है, तो जब 5.3 पढ़ाऊंगा तब वो सम्स भी मैं कवर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो शो दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अभी आपने क्या सीखा? अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है बच्चों तो ऑपोजिट साइड्स आना चाहिए कॉन्ग्रुएंट। तो ऑपोजिट साइड्स मतलब पहले एक एक साइड्स तो निकाल लें। देखिए पहले हमने PQ निकाल लिया। PQ मतलब देखिए 5 - 1 का स्क्वायर 2 - 2 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 √32 आ चुका है। वैसे इसको सिंप्लीफाई नहीं करते तो भी चल जाता। बात करें QR की तो QR में देखिए क्या है? QR 3 - 5 और -1 - 2 यानी कि -3 3 - 5 हुआ -2, यहां पर आएगा -2 -2 का स्क्वायर होगा 4, -3 का स्क्वायर होगा 9, 9 4 13। अब भैया PQ हो गया, QR हो गया, अब बारी आएगी RS की। तो RS भी निकाल लेंगे, -1 -3 का होल स्क्वायर -5 -1 प्लस -5 प्लस 1 हो जाएगा -4। तो भैया 16 16 √32। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि PQ का ऑपोजिट RS आ गया कॉन्ग्रुएंट। फिर बात करते हैं और एक साइड की, वो है PS। उसको भी हमने सॉल्व किया तो आ गया हमें सॉल्व करते करते √13। तो बच्चों वी कैन ऑब्जर्व कि इन ट्राइंगल PQRS दिस PQ इज इक्वल टू RS और QR इज इक्वल टू PS। तो इसका मतलब पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, therefore PQRS is a parallelogram। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स। अब यही अगर स्क्वायर पूछता बच्चों तो हम उसमें डायगोनल भी देखते। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो रेक्टेंगल में हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम में हमने देखा ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, तो ऑपोजिट साइड्स तो निकालना ही है, लेकिन रेक्टेंगल में साथ ही साथ आपको क्या निकालना है? डायगोनल भी निकालना है। ये देखिए ये पहले मैंने PQ निकाल लिया √13, फिर मैंने QR निकाल लिया √52, फिर मैंने RS निकाल लिया, ये आ गया √13, फिर मैंने PS निकाल लिया, ये आ गया √52। ऑल इज वेल बच्चों। हम देख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स तो कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, PQ का ऑपोजिट RS और QR का ऑपोजिट PS, लेकिन ये पैरेललोग्राम तो हो गया। अब हमें देखना होगा डायगोनल। तो डायगोनल के लिए हमें क्या देखना होगा? हमने PQ, QR और RS और PS देख लिया। अब हमें देखना होगा PR और QS, PR और QS जो इनका डायगोनल होगा। ये रहा PR √65 और QS √65।
तो डायगोनल्स भी आ रहे हैं इक्वल। तो यानी हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ऑपोजिट साइड्स जो थे वो तो कॉन्ग्रुएंट थे ही, लेकिन साथ ही साथ जो डायगोनल्स हैं PR इज इक्वल टू QS वो भी इक्वल आ गया। मतलब ऑपोजिट साइड्स एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, सो रेक्टेंगल के लिए आपको ऑपोजिट साइड के साथ साथ डायगोनल देखना कंपलसरी होगा। अगर आपने सिर्फ ऑपोजिट साइड्स देखा और आपने लिख डाला कि ये रेक्टेंगल है तो वो हो जाएगा रॉन्ग, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। फाइंड द लेंथ्स ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल्स हुज वर्टाइसेस आर दिस। चलिए इस फिगर को देख लेते हैं। ये रहा A, B और C, A, B और C। यहां पर A का कोऑर्डिनेट है -1 1, B का कोऑर्डिनेट है 5 -3, C का कोऑर्डिनेट है 3 5। मीडियन कहते किसे हैं बच्चों, जो मिड पॉइंट को मैच करता है। तो A से ये मिड पॉइंट गया, B से ये मिड पॉइंट गया, C से ये मिड पॉइंट गया, तो ये हो गए मीडियंस। तो अगर मुझे मीडियन के लेंथ फाइंड आउट करना है बच्चों, तो मुझे D का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, तभी मैं AD फाइंड आउट कर पाऊंगा और मुझे E पता होना चाहिए तब मैं BE निकाल पाऊंगा, और F पता होना चाहिए तब मुझे AB आ जाएगा। लेकिन D पता कैसे चलेगा, D है मिड पॉइंट। अगर वो मिड पॉइंट है बच्चों तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूले से D फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम E और F भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो AD, BE, CF आर द मीडियंस। तो पॉइंट D, E, F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। तो चलिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से कि भैया मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है। अब उस बेसिस पर हम निकाल लेते हैं पहले पॉइंट D। पॉइंट D मतलब 5 + 3/2 - 3 + 5/2। ये रहा 8/2 2/2 यानी कि 4/1। यानी कि बच्चों D का आंसर आ गया 4/1। जी हाँ, अब बात करते हैं E की। अब E के लिए मुझे लेना होगा बच्चों -1 + 3/2 1 + 5/2, ये 2/2 6/2 यानी कि 1 and 3, यानी इसका आंसर भी आ गया 1 3। अब बात करते हैं F की। -1 5 और 1 - 3, ये इस तरह से ये आ गया -4/2 -2/2 यानी कि 2, -1। अब बच्चों जब हमें पॉइंट्स पता है, आपको 2 पॉइंट्स की तो जरूरत होती है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। अब बस डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस AD 4 -1 -4 और 1 -1 यानी कि -5 + 0 का स्क्वायर, यानी कि 0 को हम इग्नोर कर देंगे, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। AD आ गया। चलिए अब BE फाइंड आउट कर लेते हैं उसी फॉर्मूले से, और CF फाइंड कर लेते हैं उसी फॉर्मूले से। आ गया हमारा तीनों लेंथ्स ऑफ मीडियन। इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों, इंपॉर्टेंट ये था कि हमें पहले मिड पॉइंट फॉर्मूले से D, E और F निकाल लेना था, बाद में डिस्टेंस फॉर्मूले से ये हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ओवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। एक पॉइंट D, E और F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये ठीक वैसा ही सम है लेकिन थोड़ा घुमा के है। सेंट्रॉइड बोलते हैं उसी को है जो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है बच्चों। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला जो होता है वो वर्टेक्स को लेकर होता है बच्चों। x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। लेकिन यहाँ पर वो नहीं पता, हमें मिड पॉइंट पता है बच्चों। अब इसमें होता क्या है कि आप इनको भी ऐड करके अगर 3 से डिवाइड कर दें तो भी आंसर आ जाता है और बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। हमें वैसे नहीं करना है, हमें क्या करना है कि जो मिड पॉइंट दिया हुआ है ना, तो मिड पॉइंट के हेल्प से हमें A, B और C के कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं बड़े सुकून से बच्चों। देखिए हमने A, B और C को कंसीडर कर लिया और इनके मिड पॉइंट D, E, F को कंसीडर कर लिया। अब हमें मिड पॉइंट के हेल्प से ही x1 + x2 + x3 के वैल्यू निकालने हैं। सबसे पहले देखिए सेंट्रॉइड फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या है, ये होता है सेंट्रॉइड फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। तो हमारा टारगेट है ये ऊपर का पता लगा लेना। उसके लिए हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम कह देते हैं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला ये है और
बात करते हैं d की, तो d के लिए हमें लिखना होगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। और हमें मिड पॉइंट तो पता ही है -7 और 6, यानी बच्चों ये हो जाएगा 7 2 14, 14 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 और 6 2 12 इज इक्वल टू y2 प्लस y3, यानी हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 विद द हेल्प ऑफ d। अब ऐसे ही हमें निकाल लेना है e का। e में 8 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10, इक्वेशन नंबर 3 और 4। बात करते हैं f की। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट f यानी कि ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -4। तो इस तरह से हमें इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 मिल गए DEF के हेल्प से। लक्ष्य की तरफ ध्यान रहे बच्चों, हमें करना क्या है, अब हमें निकालना है x1 x2 प्लस x3 का वैल्यू। हम क्या करेंगे, जिसमें जिसमें x दिख रहा है उसको ऐड कर लेते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 3 एंड 5, ये देखिए ऐड करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये सब कुछ हमने ऐड कर लिया। तो हम देख सकते हैं कि x1 2 बार आया है, x2 भी 2 बार है, x3 भी 2 बार है, और यहाँ पर इन चीज़ों को ऐड कर लेते हैं। 6 आ गया, 2 कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया 3। यानी बच्चों हमें एक मिल गया है x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू 3, यानी इनके अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यूज निकालना का जरूरत नहीं पड़ा, हमें डायरेक्टली मिल चुका है x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू। इसी तरह से y का वैल्यू निकालने के लिए हमें ऐड करना होगा इक्वेशन नंबर 2 4 एंड 6 कर लेते हैं, वही काम होगा, 2 बार आ जाएगा y1 y2 और y3, ये आ गया 18, 2 कॉमन उससे डिवाइड कर देते हैं, 2 9 18, यानी कि y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं 3/3, इसमें वैल्यू आ जाएगा 9/3, जो कि हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। ये आ गया 1 एंड 3, आ गया हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। तो इसे सिस्टमेटिक बच्चों इस तरह से पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हमें ये इक्वेशंस निकाल लेने हैं जो कि मिड पॉइंट्स दिया हुआ है, देन आफ्टरवर्ड्स डू दैट। आप डायरेक्टली इसको ऐड करके मत करना, आंसर तो सही आएगा पर मेथड गलत हो जाएगा और आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे इस क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है शो दैट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर है, इसका मतलब हमें ये देखना होगा कि सारे के सारे साइड्स इक्वल आ जाएं और डायगोनल्स भी इक्वल आ जाए। स्क्वायर में हमें, स्क्वायर और रेक्टेंगल में ये ध्यान रखना है। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा AB मतलब 6 माइनस 4 और 0 माइनस -1, ये आ गया √5। फिर हमने BC निकाल लिया, फिर हमने CD निकाल लेना है, ये इस तरह से, फिर हमने AD निकाल लेना है। ये तो हो गए सारे साइड्स की बात, और सारे के सारे साइड्स इक्वल हैं। तो सारे के सारे साइड्स जब इक्वल हो जाते हैं बच्चों, तो वो रोम्बस भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें तो स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर के लिए हमें 2 कदम और जाना होगा, हमें डायगोनल देखना होगा। डायगोनल का मतलब हमें A और C निकालना होगा, B और D भी निकालना होगा। तो AC का आंसर है √10, BD का आंसर है √10। आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो जब हम AC ले रहे हैं तो हमें A के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट देखने होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सारे साइड्स इक्वल हैं और हमारे 2 डायगोनल्स भी इक्वल हैं। बस एंड में बता दीजिए कि भैया चारों साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है, मतलब ये कि जब ऑल साइड्स एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब ABCD इज ए स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, जब स्क्वायर प्रूफ करना हो तो चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ डायगोनल्स भी इक्वल देखना है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर एंड find the coordinates of circumcenter and radius of circumcircle of triangle ABC if A 7 1 and B 3 5 and C 2 0 are given।
सर्कम सेंटर बच्चों जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी देख चुके हैं, इसके पहले हिस्से में सर्कम सेंटर किसे कहते हैं। पहली बात तो सर्कम सर्कल किसे कहते हैं। सर्कम सर्कल उसे कहते हैं जो ट्रायंगल के वर्टेक्स से होता हुआ जाता है, जो बाहर से सर्कल जाता है बच्चों उसको बोलते हैं सर्कम सर्कल, और उसके सेंटर को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। यानी बच्चों ये सेंटर वो पॉइंट है जहां से ट्रायंगल के तीनों जो वर्टेक्स है ए, बी और सी, ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। जब तीनों इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं तो इसका मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होने वाला है। और सर्कम सेंटर को हमने ले लिया एच के। आपको पता है इसमें हम दो इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ले लेते हैं पहले, और बाद में फिर ओ ए इज इक्वल टू ओ सी ले लेंगे, हमें दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। एज पर द डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों h माइनस 7 का होल स्क्वायर k माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर h माइनस 3 का होल स्क्वायर k माइनस 5 का होल स्क्वायर। भैया अब कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इनके स्क्वायर रूट्स चले जाएंगे, ठीक है, और बाकी चीजें वैसे ही, यहाँ पर भी बाकी चीज वैसे ही। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देना है सभी में। वो क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दैट वे ये आ जाएगा h स्क्वायर माइनस 14h प्लस 49। इसमें भी वही फॉर्मूला लगा देंगे, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9, k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25। अब हो जाएगा h स्क्वायर कैंसिल, माइनस 14h, पहले तो h स्क्वायर और k स्क्वायर दोनों साइड से हो जाएगा कैंसिल बच्चों, और जो बच जाएगा वो लिख देता हूं। यहाँ पे बच गया माइनस 14h माइनस 2k और 49 प्लस 150 माइनस 6h माइनस 10k 9 प्लस 25 34। अब h और k को ले आते हैं बच्चों एक तरफ और नंबर को ले जाते हैं एक तरफ, तो ये हो जाएगा माइनस 14 माइनस 14 प्लस 6h माइनस 2k प्लस 10k, यानी कि माइनस 8h प्लस 8k। 10 में से 2 गया 8। यहाँ पे बच्चों बचा माइनस 16। ले लेते हैं माइनस 8 कॉमन, ये बच जाएगा h माइनस k, माइनस 8 से कर देते हैं डिवाइड, ये आ जाएगा 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों अभी हमने सिर्फ कंपेयर किया है OA और OB। अब अगला OA इज इक्वल टू OC कर लेंगे, आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 इन द फॉर्म ऑफ H एंड K। तो देखिए अभी तक हमने फिलहाल इस फिगर पर ये फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लेने जा रहे हैं OA और OC। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, h माइनस 7 k माइनस 1 h माइनस 2 k माइनस 0 के स्क्वायर्स। स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायर रूट गायब। अब होल स्क्वायर कर देंगे, h स्क्वायर माइनस 14h प्लस 49 k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1, h स्क्वायर 2 2 4h प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर बचा सिर्फ k यानी कि k का स्क्वायर। पहला काम h स्क्वायर और k स्क्वायर दोनों साइड से हो जाएगा कैंसिल, बाकी चीजें लिख देता हूं मैं। माइनस 14h माइनस 2k 49 प्लस 1 हो गया 50। यहाँ पे माइनस 4h प्लस 4 ही बचा। h को ले आता हूँ एक तरफ, 50 को दे देता हूँ उस तरफ। 4 माइनस 50 माइनस 14h प्लस 4h हो जाएगा माइनस 10h माइनस 2k, ये हो गया माइनस 46। ले लेते हैं माइनस 2 कॉमन, ये बचा 5h प्लस k इज इक्वल टू माइनस 46। डिवाइड कर दिया माइनस 2 से, आ गया 23। तो बच्चों इन इक्वेशन 1 वी हैड माइनस k, इन इक्वेशन 2 वी हैव प्लस k। सो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड। तो बच्चों माइनस के प्लस के हो जाएगा कैंसिल, यह आ जाएगा 6h इज इक्वल टू 25, यानी h इज इक्वल टू आ गया 25/6। अब h का जो वैल्यू है बच्चों 25/6, उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है h माइनस के इज इक्वल टू 2। लेट्स पुट 25/6। नाउ माइनस के को उस तरफ लेके चले जाते हैं और 2 को इस तरफ लेकर आ जाते हैं, या फिर माइनस के रख देते हैं और वो वहां गया। अब ये हो जाएगा 6 2 12 माइनस 25, यानी माइनस 13/6। अब दोनों तरफ है माइनस, हो जाएगा कैंसिल, यानी k इज इक्वल टू आ गया 13/6। सो इन दिस बच्चों वी गॉट h एंड k का वैल्यू, h एंड k का वैल्यू वी फाइंड आउट। अब क्वेश्चन में ये भी कहता है कि
कि हमें रेडियस भी फाइंड आउट करना है। दिस इज द एक्स्ट्रा क्वेश्चन आस्क्ड। तो रेडियस यानी आप किसी को भी निकाल लीजिए, चाहे ओसी को, चाहे ओबी को, चाहे ओए को। हमने ओसी को पिक कर लिया है, एच और के वैल्यूज आ चुके हैं, तो ये मैंने रख दिया। देखिए एच और के वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। 25/6 -2 और के का वैल्यू था 13/6 -0, तो ये हो गया 6 2 12, 25 - 12/6, 13/6 -0 मीन्स 30/6, 25 - 12 आ गया 13, 13/6 का स्क्वायर। तो भैया ये हो गया 2 टाइम्स 13/6 का होल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो भैया 2 का तो निकलेगा नहीं, लेकिन इसका स्क्वायर रूट चला जाएगा। वी गेट सिंपली 13/6 √2। अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। इसमें सेंट्रॉइड के साथ साथ रेडियस भी पूछा था। ऐसा कभी कभी पूछ सकते हैं फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है 2 पॉइंट्स, यानी कि एक सेगमेंट के 2 पॉइंट्स हैं। ऐसा कोऑर्डिनेट बताइए जो इसको 3:1 पे डिवाइड कर दे। वाओ, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। वेरी इजी सम। तो x = mx2 + nx1/m+n, तो इसमें वैल्यू रख दिया हमने 3 × 8 है ना, mx2 3 × 8 + nx1 1 × 4, ये आ गया 24 + 4 3 + 1/4, यानी कि 28/4, ये आ गया 7। x आ गया बच्चों। y का फॉर्मूला है my2 + ny1, तो भैया my2 मतलब 3 × 5 1 × -3/3 + 1, यानी कि 15 - 3, यानी कि 12/3, यानी कि 4 आ गया हमें वो पॉइंट जिसका था इंतजार। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग AB इन द रेशियो 3:1 इज 7:3। ठीक है बच्चों, अ वेरी ब्यूटीफुल सम फॉर 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द लाइन सेगमेंट AB इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ओके, 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है बच्चों, कुछ इस तरह से। ठीक है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि इसमें पॉइंट Q दिया हुआ है और पॉइंट S दे दिया है, जो कि अब हमें AP RB फाइंड आउट करना है। अभी तक क्या होता था बच्चों, आपको जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता था वो पता होता था। अब यहाँ पे बीच में कोई 2 पॉइंट्स दे दिया है, पर बड़े आराम से कर लेना है आपको। ऑब्जर्वेशन से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि जो R है वो R है मिड पॉइंट किसका, Q और S का। R is the midpoint of QS, right बच्चों? So accordingly we will write कि point R is the midpoint of segment QS. So भैया by midpoint formula हमें आ जाएगा x coordinate of R x1 + x2/2, यानी कि 12 + 4/2, यानी कि 16/2। y coordinate की बात करें तो 14 + 18/2, यानी कि 32/2, यानी कि 16। यानी बच्चों हमें R मालूम पड़ गया 8 और 16, R मालूम पड़ गया बच्चों। अब धीरे धीरे बात को आगे बढ़ा देना है। कैन आई से कि Q जो है वो मिड पॉइंट है PR का। देखिए अब हमें R मालूम पड़ गया, अब Q को मैं कह सकता हूँ ना, Q को कह सकता हूँ कि PR का मिड पॉइंट है, तो उसके हेल्प से हमें P मालूम पड़ जाएगा बच्चों। देखिए Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। तो हमें x कोऑर्डिनेट तो Q का पता है, यानी कि 12 = something + 8/2, यानी आप कह सकते हो कि x, तो वो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 2 = 24, तो ये हो जाएगा x = 24 - 8। ऐसे बात करते हैं y की, तो 14 = something + 16/2, ये आ गया। ये आपने रखा वैल्यू 14 2 = 28, y + 16, तो y = 28 - 16, यानी कि y = 12 आ गया। तो हमें p का कोऑर्डिनेट मालूम पड़ गया, वो हो गया 16 और 12। ध्यान रखना इस बार मिड पॉइंट फॉर्मूले में हमें मिड पॉइंट पता है, तो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर आ जाएगा। ये आ गया ये। अब मैं कह देता हूं कि p इज ए मिड पॉइंट ऑफ AQ विद द सेम स्ट्रेटेजी बच्चों। सो अकॉर्डिंगली 16 = x + 12/2, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32 - 12, यानी कि x = 20 आ गया है।
अब बात करते हैं y की, तो 12 इज इक्वल टू वाई प्लस 14, 24 माइनस 14 यानी कि y इज इक्वल टू 10, यानी x और y मालूम पड़ गया 20 और 10, यानी हमें a का भी आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमने a p q r इस साइड के सब हो गए। अब बात करते हैं सिर्फ इस तरफ की, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि s जो है वो मिड पॉइंट है r b का, तो 4 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स अपॉन 2 और 18 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई अपॉन 2। चलिए उसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। S is the midpoint of segment RB. So by midpoint formula 4 is equal to 8 plus x upon 2, यानी कि 4 2 जा 8 और 8 में से 8 चला जाएगा बच्चों, बचेगा 0। सो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली बात करें y की, तो 18 इज इक्वल टू 16 प्लस वाई, तो 18 2 जा 36, 36 में से 16 चला जाएगा, बचेगा 20। ये आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। यानी कि हमें इस तरह से पॉइंट A, B, R, P सबके कोऑर्डिनेट्स मालूम पड़ गए। ठीक है बच्चों, या आप एंड में भी सारे आंसर एक साथ लिख सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सम था, 3 मार्क्स के लिए आप इसे आप कंसिडर कर सकते हैं, 3 से 4 मार्क्स के लिए। ठीक है बच्चों, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन रखिए, कौन किसका मिड पॉइंट है। दिस सम विल बी डन। अब क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट P, Q एंड R। ये एक्चुअली हो गया सर्कम सेंटर ही। ठीक है, जैसे यहां पर ट्रायंगल होता तो ये सर्कल जो पासिंग होता वो सर्कम सेंटर ही होता, यानी मेथड वही रहने वाला बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर का हमें पॉइंट आउट करना है कोऑर्डिनेट। तो तरीका बच्चों वही है बिल्कुल। हमें क्या करना होगा, OP और OQ लेना होगा, OP और OR लेना होगा, इक्वेशन 2 फॉर्म करना होगा, इनको सॉल्व करना होगा। दैट्स द वेरी सिंपल थिंग। ये हमने सेंटर ले लिया और रेडिया को कंसीडर कर लिया, तो OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR होने वाला है। सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, सबसे पहले OP इज इक्वल टू OQ हमने ले लिया। डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से h माइनस 6 का होल स्क्वायर, k माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे h माइनस 3 का होल स्क्वायर और k माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब भैया कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और ब्रैकेट के अंदर भी जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो कर लेते हैं। ये k प्लस 6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये k प्लस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर जो जहां पे अप्लीकेबल है वो फॉर्मूला लगा देंगे। यानी ये हो गया h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 36 और यहाँ पर k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36, 2ab की वजह से ये बीच का टर्म आता है। सिमिलरली वहां पर भी h स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, k स्क्वायर 2 7 जा 14 प्लस 7 का स्क्वायर 49। h स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल और k स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। बाकी चीजें जो बच गई लिख देते हैं। ये इस तरह से चीजें हो गई कैंसिल। अब माइनस 12h प्लस 12k प्लस 72 इज इक्वल टू माइनस 6h प्लस 14k प्लस 58। अब भैया h और k को ले आते हैं एक तरफ और 72 को लेके जाते हैं उस तरफ, यानी 72 माइनस 58 और ये हो गया प्लस 12h माइनस 6h 14k माइनस 12k, यानी ये हो गया 14 और ये हो गया 6h प्लस 2k। ले लेते हैं 2 कॉमन फ्रॉम हियर और ये तो 14 बचा ही। अब कर देंगे 2 से डिवाइड, तो 3h प्लस k इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 यानी कि 7। तो इस तरह से बच्चों हमने फाइंड आउट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 विद द हेल्प ऑफ OP एंड OQ। अब हमें लेना होगा OP एंड OR नेक्स्ट पेज पे। तो अभी तक हमने इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट कर लिया है बच्चों। इक्वेशन नंबर 2 के लिए OP इज इक्वल टू OR ले रहा हूं मैं। तो OP मतलब h माइनस 6 का होल स्क्वायर k माइनस 6 का होल स्क्वायर, यहां पर h माइनस 3 का होल स्क्वायर और k माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे बच्चों, तो ये बचेगा k प्लस 6 और h माइनस 6। यहाँ पे h माइनस 3 का होल स्क्वायर, k माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए होल स्क्वायर, सारे फॉर्मूले लगा दीजिए। h स्क्वायर माइनस 6 2 जा 12h
प्लस 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 36। सिमिलरली यहाँ पर h स्क्वायर माइनस 2 3 6h प्लस 3 का स्क्वायर 9, k स्क्वायर 2 3 6k प्लस 3 का स्क्वायर 9। भैया दोनों साइड से हो जाएगा h स्क्वायर कैंसिल और k स्क्वायर कैंसिल, बाकी चीजें लिख देते हैं। 36 प्लस 36 72, माइनस 6x माइनस 6k प्लस 18, ये बच गया इस तरफ। h को कर लेते हैं एक तरफ और नंबर्स को कर लेते हैं एक तरफ, ये इस तरह से, ये बचेगा 54 और यहाँ पे 6h प्लस 18k, 6 ले लेते हैं कॉमन और कर देते हैं डिवाइड, तो आ जाएगा 9, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों ये है 3h प्लस के, ये है h माइनस 3k। आप किसी एक को कर लीजिए इक्वल, चाहे k को चाहे h को। तो भैया मैं प्रिफर कर लेता हूँ k को इक्वल कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 9 प्लस 3k इज इक्वल टू 21। अब ये माइनस 3k है और ये प्लस 3k है, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 कुछ इस तरह से, माइनस 3k प्लस 3k हो जाएगा कैंसिल और ये आ जाएगा 10h इज इक्वल टू 30। तो h इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 10 यानी कि 3। अब h का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है 3h प्लस k इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों, सो 3h प्लस k यानी कि h का वैल्यू रख देता हूं मैं 3 3 3 9 ये, और ये हो जाएगा 7 माइनस 9 यानी कि माइनस 2 आ गया h और k का वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो सर्कल हो, चाहे इस तरह से एक सर्कल का एग्जांपल आ गया है, अगर 3 सेगमेंट्स इक्वल हैं तो हमें बारी बारी से कंपेयर करके इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट कर लेना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें h और k मालूम पड़ जाएगा। इसका मतलब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल आर 3 एंड -2। Question number 21. Find the possible pairs of the coordinates of the fourth vertex D of the parallelogram if there are 3 vertices like A, B and C in such way. तो बच्चों ये है हमारे प्रॉब्लम सेट का सबसे आखिरी सम, लेकिन सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट। भाई पैरेललोग्राम होता कैसे है वो हम देखते हैं, कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हमें ना ट्राइंगल दिया हुआ है बच्चों, जिसमें A दिया है 5 6, B दिया है 1n-2, C दिया है 3n-2। ऐसा उसने क्यों कहा पॉसिबल पेयर्स, मतलब वो सिर्फ एक पेयर, एक भी तो कह सकता था। तो पैरेललोग्राम बनना है बच्चों तो ऐसा है कि उसकी एक पॉसिबिलिटी इधर भी है, ये और ये मिला दिया तो हम इसको कह सकते हैं पैरेललोग्राम बन सकता है ना। ये पैरेललोग्राम, ये D1 बोल देते हैं इसको। ओके, दूसरा इस तरफ से भी तो हो सकता है। ग्रीन वाले की बात करें तो हम अगर इसको कहते हैं D2, तो बच्चों A C B D ये भी तो एक पैरेललोग्राम हो सकता है इस तरफ, और एक पैरेललोग्राम नीचे की तरफ भी पॉसिबल है बच्चों, लाइक दिस, यानी कि A B, इसको D3 बोल देता हूं मैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से भी पैरेललोग्राम हो सकता है, यानी कुल मिला के बच्चों 3 पॉसिबिलिटी है। अगर इस तरफ रहा तो हो सकता है, उस तरफ रहा तो भी हो सकता है, इस तरफ। तो हमें क्या करना है, ABC तो फिक्स है, ये जो D1 इस तरफ ले लिया, D2 इस तरफ ले लिया, D3, तो ये तीनों पॉसिबिलिटी है इसका पैरेललोग्राम। क्योंकि टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉसिबिलिटी पर एक एक करके सोचेंगे। पर कैसे, आखिर क्या फायदा है, कैसे पता लगा लेंगे पैरेललोग्राम की क्या खास बात है। पैरेललोग्राम की खास बात है कि भाई अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, क्या उससे हो सकता है, ठीक है, उससे कर सकते हैं। लेकिन बड़ा इजी तरीका ये है बच्चों कि जो पैरेललोग्राम होता है ना, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, यानी कि इनका मिड पॉइंट इज गोइंग टू बी सेम। जैसे फोर्थ वर्टेक्स D1 D2 और D3 कुछ भी हो सकता है, तो हमने कंसीडर कर लिया इस तरह से। प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो जैसे देखो, अगर इसकी बात करें और इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं M, तो ये मिड पॉइंट इसके लिए भी वही होगा और इसके लिए भी, क्योंकि वो ईच अदर को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर M इज इक्वल टू XY में ले लेता हूं तो देखिए ये इसको डिवाइड कर रहा है और ये इसको डिवाइड कर रहा है। एंड बच्चों द सेम थिंग इज गोना हैपन विथ एवरी क्वाड्रिलैटरल। तो बस ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से ना बच्चों, मिड पॉइंट के हेल्प से
हम आंसर फाइंड आउट बड़े आसानी से कर पाएंगे। पहले हम लोग ना ए सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और बी डी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। कंपेयर करने से इजीली x1 और y1 का आंसर आ जाएगा। यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ, इट शुड बी बी डी वन। आई एम रियली वेरी सॉरी, यहां पर आएगा बी डी वन। क्या लिखना चाहिए मुझे? बी लिखना चाहिए, बी डी वन आना चाहिए। ठीक है। सो सिमिलरली बच्चों मिड पॉइंट ऑफ, अगर हम बात करें यहां पर ए बी की, तो मिड पॉइंट ऑफ सी डी वन, ये इसकी बात हो जाएगी। और बात करें मिड पॉइंट, हाँ देखिए इस तरह से हमने ड्रॉ भी कर दिया। और बात करें यहां पर तो मिड पॉइंट ऑफ, पीछे चलता हूं बच्चों, मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए डी थ्री। तो इस तरह से हमने तीनों के मिड पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अब एक एक करके हम करेंगे। सबसे पहले ए सी और बी डी वन, यहां पे ध्यान रखिए बी डी वन आना चाहिए। सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी और मिड पॉइंट ऑफ बी डी वन का जिक्र करते हैं। तो ए सी का मतलब 5 + 3/2 और 6 - 2/2। और यहां पर इसका क्या होगा? x1 + 1/2 और y1 + -2/2। यानी कि इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट हमने सामने सामने कर लिया कंपेयर। ये आ गया 8/2, 4/2, ये तो वैसे ही आ जाएगा। अब 8/2 का मतलब होता है 4, ये मैंने देखो इसको और इसको कंपेयर कर लिया, इसको और इसको कंपेयर कर लेंगे। बच्चों यहाँ पे 2 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा 8 - 1 यानी कि 7। यहाँ पे भी 2 कैंसिल। 4 = y1 + -2 इस तरह आ जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी कि y1 = 6। तो इस तरह से हमने m का आंसर निकाल लिया। ठीक इसी तरीके से बच्चों हमें बस अब आगे बढ़ना है। हमने पहली पॉसिबिलिटी में मिड पॉइंट्स को कंपेयर कर लिया है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में इनके मिड पॉइंट को कंपेयर कर लेते हैं, ए बी और सी डी टू को। तो ए बी और सी डी टू, तो ए बी का मतलब हुआ ये 5 + 1/2, 6 - 2/2 इस तरफ। और इसकी बात करें तो 3 + x2/2 और -2 + y2/2। एक एक करके कर लेते हैं कंपेयर। पहले 5 × 6/2, ये 4/2। अब बच्चों 6/2 मतलब x3 + 2 और 4/2 मतलब y2 + -2/2। ये इस तरफ आ गया। 2 हो गया कैंसिल। 6 - 3 यानी कि 3, 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 4 = y2 + -2, -2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा +2। तो इस तरह से हमने दूसरी पॉसिबिलिटी भी फाइंड आउट कर ली। अब तीसरी पॉसिबिलिटी इधर है। यहां पर हम क्या करने वाले हैं? मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ ए डी टू, कुछ इस तरह से ए डी थ्री। मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मतलब हुआ 1 + 3/2 और ये हुआ -2 - 2/2। ए डी थ्री की बात करें तो x3 + 5/2 और y3 + 6/2। तो ये हो जाएगा 4/2 - 4/2, x3 + 5/2 और y3 + 6/2, यानी कि 4/2 और ये हो गया -4/2। 2 कैंसिल। 4 = x3 + 5 यानी कि 4 - 5 यानी कि -1। बात करें y3 के लिए 2 कैंसिल, -4 - 6 यानी कि -10। तो इस तरह से बच्चों हमने तीनों पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट कर लिए जस्ट बाय मिड पॉइंट के हेल्प से। क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो भी डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो बाय दैट प्रॉपर्टी वी गॉट दिस। तो इस तरह से हमने ये पता लगा लिया कि जो इसके पॉसिबल पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ द 4 वर्टेक्स आर 7, 6, 3, 6, -1 and 10। बस इसमें एक मिस प्रिंटिंग का ध्यान रखिएगा, यहां पर आना चाहिए BD1। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।
ध्यान रखना इस लेक्चर में जो भी सम थे बच्चों, दे वर ऑल इम्पॉर्टेंट 3 और 4 मार्क्स के। अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो इसका इनाम जरूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।